हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी कल शाम को तो हमने रेडियोथेरेपी के बारे में बताया। आज हम सभी को केमोथेरेपी के बारे में बताएंगे। इसका क्या कैसे दिया जाता है, इस पर क्या सावधानी बरतनी होती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर ऑल ओवर पूरा केमोथेरेपी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आप लोग सभी लोग नोट्स प्रॉपर से बनाइएगा। सभी लोग नोट्स प्रॉपर, मैं ऑल सब्जेक्ट की भी बात करूँगा, और बिजी बात करूँगा, सेक्शन बात करूँगा, सब कुछ बात करूँगा। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं ये सब्जेक्ट दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कवर करूँगा। बस आप इतना कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। नोट्स प्रॉपर, बहुत मेहनत करता हूँ मैटर को लाने के लिए। सब चीज़ ये आपके लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आप इतना करिएगा कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस पर जो जितना भी वीडियो बना रहा हूँ इसको नोट से बनाएंगे तो आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सुबह अभी कुछ लोग सो रहे होंगे, हाँ, जो सो रहे होंगे उनको सोने दीजिए, जो जग गए हैं वो आ जाएं। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमोथेरेपी। ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट है। कैंसर ट्रीटमेंट है, और ये कैंसर ट्रीटमेंट का तरीका यह है कि इसमें केमोथेरेपिक ड्रग्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? केमोथेरेपिक ड्रग्स। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो ड्रग्स होती है, ये देखिए, ड्रग्स थेरेपी ये क्या है? एक प्रकार का ड्रग्स थेरेपी है जिसमें केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है टू ट्रीट इन्फेक्शन, कैंसर, क्या इन्फेक्शन, कैंसर एंड अदर डिजीजेज। यानी कि जरूरी नहीं है कैंसर ही है, ठीक है। ड्रग्स भी यूज किया, ये नॉर्मल डिफिनेशन है। यानी इन्फेक्शन भी ट्रीट किया जाता है, कैंसर के लिए भी यूज किया जाता है, या अदर डिजीज के लिए भी, एंड कंडीशन। ठीक, इट किल्स आर इनहिबिट द इट किल्स आर इनहिबिट, यानी कि ये सेल को मारेगा भी और उनकी ग्रोथ को रोकेगा। ठीक, कैंसरस सेल को किल करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और क्या करेगा? ये उनके कैंसरस सेल ग्रोथ को रोकेगा। तो यहाँ पे किल और इनहिबिट का की बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, जो कैंसर सेल होता है, ठीक, ये क्या करते हैं? ये एक केमिकल ड्रग्स होता है, केमिकल होता है, ठीक, जो यूज करते हैं किसके लिए? कैंसर सेल को क्या करने के लिए? किल करने के लिए, या फिर इनहिबिट्स ग्रोथ को रोकने के लिए। अब यहाँ पे किल का कॉन्सेप्ट क्या है और इनहिबिट का ग्रोथ, यानी ग्रोथ रोकने के लिए और किल करने के लिए। जब कैंसर सेल किल करते हैं तो ये जो सेल है, सेल में क्या है? सेल में न्यूक्लियस है, डीएनए भी है, ठीक, राइबोसोम, तमाम तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब जो डीएनए होता है आपका, जो डीएनए, वो डीएनए किसका बना होता है? प्यूरिन और पायरिमिडीन का बना होता है। किसका? प्यूरिन और पायरिमिडीन का बना होता है, ठीक। ये मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड से, और अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट हटा दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्या फास्फेट रिमूव कर दिया जाए, तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक। तो ये दरअसल क्या है? ये किल करता है, ये सेल के डीएनए को मारता है, और न्यूक्लिक एसिड जितने भी सेल के डीएनए है उसको मारता है, ठीक। ये सेल, यानी सेल को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसके डीएनए को भी मारेगा, सारे ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा ये सेल। अब ये तो कैंसरस सेल के ऊपर ऐसा एक्शन ले रहा है, लेकिन ये दवा कुछ हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल को भी किल करता है, ठीक।
हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल को भी किल करता है। पहले यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, किल और इनहिबिट द फास्ट रिप्रोडक्शन, यानी कि जिस सेल में जो कोशिकाएं बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करेंगी, रिप्रोडक्शन होगा, उनको भी क्या करेगा, ये किल या इनहिबिट करेगा। फास्ट ग्रोइंग ऑफ कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ रहे तो उसको भी रोकेगा, या फिर कैंसर ट्यूमर है तो उसके सेल को मारेगा। हाईली रिप्लिकेटिंग सेल, ठीक, सबका बात एक ही है, सभी की बात एक ही है कि जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा या फास्ट ग्रोथ होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या फास्ट ग्रोथ होगा, फास्ट ग्रोथ, ठीक, उसको क्या करेगा, किल करेगा या इनहिबिट करेगा। फास्ट रिप्लिकेटिंग नॉर्मल सेल, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल के अलावा जो समान सेल हैं वो भी फास्ट ग्रोइंग सेल में आती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लाइक स्किन त्वचा, हेयर लाइनिंग, हेयर फॉलिकल, हेयर लाइनिंग मतलब हेयर फॉलिकल, क्या, हेयर फॉलिकल्स, ठीक, जो जिससे हेयर बनता है, आप या फिर और जीआईटी या फिर स्पर्मेटोसाइट जो गैमेट्स बनते हैं, एंड हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक। तो ये इनको भी, ये सभी क्या है, फास्ट ग्रोइंग सेल है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो केमिकल है शरीर में कुछ फास्ट ग्रोइंग सेल है, नॉर्मल सेल भी है, वो कौन कौन सी है, स्किन, हेयर फॉलिकल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, एंड स्किन, हेयर सेल, हेयर फॉलिकल, जीआईटी ट्रैक्ट, एंड आपका ये क्या कहते हैं कि स्पर्मेटोसाइट हो गया, स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया। तो ये सभी सेल क्या करती हैं, फास्ट ग्रोइंग करती हैं, ये भी फास्ट ग्रोइंग करती हैं, स्किन भी फास्ट ग्रो करता है, हेयर फॉलिकल भी फास्ट ग्रो करता है, और स्पर्मेटोसाइट सेल ये भी फास्ट ग्रो करता है, और जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो सेल है वो भी फास्ट ग्रोइंग। तो ये केमिकल क्या करता है, इस सेल को भी किल या इनहिबिट कर देता है, इस सेल को भी किल या इनहिबिट कर देता है, ठीक। इस वजह से केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट ढेर सारा दिखता है, ठीक। अब ये फास्ट ग्रोइंग में आती हैं तो इनको भी किल कर देता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, केमोथेरेपी ड्रग्स होती है जो, वो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं जो अच्छे से ग्रो कर लेती हैं, तुरंत वुंड को हील कर देती हैं या फिर कवर हो जाता है, उनको भी मारता है ये, ठीक। तो इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और हाँ, एक सेल और है क्या, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक। ये कहाँ होती हैं, रेड बोन मैरो में, ठीक, यहाँ पे होती हैं। और ये क्या फॉर्मेशन करती हैं, ब्लड के सभी सेल को फॉर्मेशन करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। अभी इसको ध्यान से देखते रहिए, इसी के बेसिस पे सारे साइड इफेक्ट को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये स्टेम सेल होती हैं क्या, रेड बोन मैरो में होती हैं, तो वहां पे आरबीसी बनाती हैं, यानी कि जो ब्लड के सेल्स हैं सभी सेल्स को ये बनाती हैं। डब्ल्यूबीसी में ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट, और प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स और ये इरिथ्रोसाइट्स ये बनाती हैं, ठीक। और इसमें ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें क्या होगा,
हाँ, ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, और इसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये आएंगे। ठीक, तो इसमें ये सभी सेल बने। अब बताइए इन सभी, अब इसी सेल को ही मार दे रहा है तो आरबीसी नहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा और प्लेटलेट नहीं बनेगा। अब हम अभी बात करेंगे कि इसको नहीं बनने की वजह से साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक, तो इसमें देखिए, प्रोफेंडली अफेक्टेड बाय केमोथेरेपी ड्रग्स, केमोथेरेपी ड्रग्स से क्या होती हैं, ये सेल भी अफेक्ट होती हैं। कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आईवी, हमेशा केमोथेरेपी ड्रग्स आईवी के थ्रू ही दिया जाता है। इट गिव्स अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया, किसके, बॉडी के सरफेस एरिया के अनुसार जो है कि इस ड्रग्स का डोज कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद एनएस में डिजॉल्व करके जैसा भी डोज होता है उसी के अकॉर्डिंग 2 एनएस का बॉटल या 3 एनएस का बॉटल, 500 ml या जितने भी मतलब कि 2 लीटर या 1.5 लीटर जितने भी एनएस की जरूरत है उतने में, वो तो बॉडी के साइज के अनुसार होता है, बॉडी के साइज के अनुसार, उसी सरफेस एरिया के अनुसार होता है। ठीक, तो इसमें इंट्रोडक्शन आपने देखा। उसके बाद देखिए साइड इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक, साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी ड्रग्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एंटी प्लास्टिक ड्रग्स ऑन नॉर्मल सेल, यानी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए जो एंटी कैंसरस ड्रग्स होती हैं उन ड्रग्स का नॉर्मल सेल पे क्या इफेक्ट जाएगा देखिएगा। ठीक, अभी सब मैं कनेक्ट करूंगा। देखिए माइलोसप्रेशन मोस्ट कॉमन है, क्या मोस्ट कॉमन है, माइलोसप्रेशन। ठीक, माइलोसप्रेशन। अब माइलोसप्रेशन होगा तो एनीमिया होगा और ल्यूकोपेनिया होगा एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, इधर मैं समझा रहा हूं जो अभी को बताया था मैंने कि देखिए इसमें जो रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती हैं ये क्या बनाती हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं। ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, अब ये माइलॉइड, इसीलिए माइलोसप्रेशन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, माइलोसप्रेशन। देखिए माइलोसप्रेशन, ये माइलोसप्रेशन। अब इस वजह से अब जब किल हो जाएगा तो देखिएगा, जब यही किल हो जाएगा तो आरबीसी नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक, एनीमिया देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और इम्यूनिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। और अगर प्लेटलेट्स नहीं बनेगा या कम बनेगा तो इसे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी डिक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो ये साइड इफेक्ट देखा, क्योंकि ये ड्रग्स जो होता है, ये ड्रग्स जो है इसको किल करता है या इनहिबिट करता है हिमेटोपोइटिक, और ये किसको बनाता है, माइलॉइड सेल को। ये सब प्रक्रिया रेड बोन मैरो में चल रहा है। तो स्टेम सेल ही जब नहीं रहा तो कहाँ माइलॉइड सेल भी नहीं रहेगा। जब माइलॉइड सेल भी नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा या फिर कम होगा, जैसे भी इफेक्ट होगा तो ये कम बनेगा तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। और जबकि ये ड्रग्स ही मार रहा है, ये ड्रग्स ही जो हम केमोथेरेपी ड्रग्स दे रहे थे कैंसर सेल के अलावा, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल होती है। आप सोच लीजिए कि आरबीसी 120 दिन में बनता रहता है और वो होता है, और तमाम डब्ल्यूबीसी की सेल जो है रोज टूटती रहती है और नया बनती रहती है। वजह यही है कि ये तेजी से ग्रो करता है, इस वजह से इतने ढेर सारे प्लेटलेट्स और ये सभी जो है कंटिन्यू हमारी ब्लड में नॉर्मल अमाउंट में बने रहते हैं। वजह यही है कि ये तेजी से ग्रो करता है।
अब ये तेजी से ग्रो करने वाला आया केमोथेरेपिक ड्रग्स। केमोथेरेपिक ड्रग्स इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया या किल कर दिया, तो अफेक्ट इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। तो ये जब होगा तो मरीज में साइड इफेक्ट ये देखिए, इन्फेक्शन, एनीमिया देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने कहा था स्पर्मेटोसाइट। ठीक, क्या स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट ये कहाँ होती हैं, ये कहाँ होती हैं, टेस्टिस में, टेस्टिस में वहां पर होती हैं। देखिए एक टेस्टिस का अगर आपको टीएस दिखाया जाए तो ये है, देखिए ये क्या है, जर्म सेल है, ये क्या है, जर्म सेल है। ठीक, ये क्या है, जर्म सेल है, ये जर्म सेल है। टेस्टिस में जो सेल स्पर्म का निर्माण करती हैं वो यही है, स्पर्म का निर्माण करती हैं। अब इन्हीं से क्या होता है, ये जो है कि स्पर्म का निर्माण करती हैं, डिवाइड करके, डिवीजन करके स्पर्म का निर्माण करती हैं। और ये आगे चल के स्पर्म, ये क्या है, देखिए स्पर्म ऐसे बनता है। ठीक, स्पर्म ऐसे बनता है, ये स्पर्म ऐसे ढेर सारे बनते हैं। तो ये फास्ट ग्रोइंग करता है, लगभग रोज पर डे जो है कि 200 से 300 या 400 मिलियन बनता रहता है स्पर्म। तो ये फास्ट ग्रोइंग सेल है, ये क्या है, फास्ट ग्रोइंग सेल है। ये फास्ट डिवीजन होता है या फिर रेप्लिकेशन, जो भी कह लीजिए, फास्ट ग्रोइंग सेल है, फास्ट ग्रोइंग सेल। अब इसको भी कैंसर क्या करता है, कैंसर का ड्रग्स इसको भी मार देता है। अब बताइए जब मार देगा तो ये स्पर्म ही नहीं बनेगा, और स्पर्म नहीं बनेगा तो इनफर्टिलिटी होगा कि नहीं, इनफर्टिलिटी। ठीक, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ठीक, यानी जिस बंदे को ये केमोथेरेपिक ड्रग्स चल रहा था, या वुमेन है तो कहाँ पे, वुमेन है तो उसको कहाँ पे, देखिए ओवरी में। ठीक, ठीक, ये आपका ये क्या है, ओवरी है। अब इस ओवरी में जो oocyte बनता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte बनता है, उस सेल को भी ये ड्रग्स किल करता है। ये ड्रग्स क्या करता है, किल करता है। केमोथेरेपिक ड्रग्स इसको भी किल करेगा, तो इसमें भी इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो ये हो गया आपका इनफर्टिलिटी। उसके बाद एलोपेशिया। अभी हमने बात किया कि हेयर फॉलिकल को भी ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हेयर फॉलिकल को भी क्या करता है, इनहिबिट या किल करता है। तो जब हेयर फॉलिकल ही नहीं रहेगा तो हेयर कहाँ से बनेगा, इसलिए केमोथेरेपी देखिए जिसको चढ़ता है तो उसके सारे बाल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, और लॉस ऑफ हेयर को ही एलोपेशिया कहते हैं। डायरिया एंड फटीग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए डायरिया एंड फटीग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे डायरिया और फटीग का कॉन्सेप्ट देखिए, डायरिया क्यों नहीं होगा, डायरिया इसलिए होगा कि जो जीआई ट्रैक्ट था, जीआईटी के जो इनर लेयर होता है, जीआईटी का जो इनर लेयर होता है, म्यूकोसल इपिथेलियल। ठीक, आप जानते हैं सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं, सेरोसा। ठीक, उसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और उसके बाद सबसे अंदर क्या होता है, म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसल इपिथेलियल ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर लेती हैं। इस वजह से केमोथेरेपिक ड्रग्स जो है इस पर इसको भी इनहिबिट कर देता है या किल कर देता है। तो अब बताइए जब इसको किल करेगा या इनहिबिट करेगा तो जो मेटाबॉलिक वाटर है इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन कहीं भी होगा, तो वो मेटाबॉलिक वाटर क्या होगा, इसमें ये बाहर आएगा। ठीक, एब्जॉर्ब होने के बजाय वो बाहर आएगा। ठीक, ऐसे, या फिर ठीक से जो भी न्यूट्रिएंट लेगा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, डायरिया इसको हो जाएगा। उसके बाद फटीग की बात करें, थकान की बात करें तो फटीग की बात करें तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं
कि जो मसल्स होती हैं हमारे बॉडी के मसल, स्केलेटल मसल जो होती है, कौन मसल? स्केलेटल स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन अगर ना मिले तो ये क्या करने लगती हैं, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये कौन सा रेस्पिरेशन करने लगती हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। यानी कि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के जो पायरुवेट होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, ठीक। और ये पायरुवेट क्या दो जगह जाता है, जैसे ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है, पायरुवेट टूटता है और एनर्जी बनती है जो कि एटीपी बनता है, ठीक। यहाँ पे और एक तो जो है, अब देखिए इस कंडीशन में ग्लूकोज जो है साइटोसॉल में बना, साइटोप्लाज्म बना, उसके बाद पायरुवेट 3 कार्बन बना, 3 कार्बन ये पायरुवेट बना। अब पायरुवेट ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहीं पे क्या होगा? ऑक्सीशोषण होगा। क्यों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक। अब जब यही ऑक्सीजन ले आने वाला, और यहाँ हमारे बॉडी में सेल में ऑक्सीजन ले आने वाला कौन है? आरबीसी। क्या है? आरबीसी ही ऑक्सीजन को लेके आता है। अब बताइए, हमने कहा था कि हीमोपोटिक स्टेम सेल ही नहीं बन रहा, तो आरबीसी नहीं बन रहा। जब आरबीसी नहीं है तो O2 नहीं आएगा, O2 ऑक्सीजन का सप्लाई सेल को नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी ही नहीं सही से बन रहा है तो O2 का सप्लाई नहीं होगा। अब बताइए, जब मसल्स में O2 नहीं मिलेगा तो जो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी बनाता था, अब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा, ठीक। अब बताइए, ये लैक्टिक एसिड मसल्स में क्या होता है? जम जाता है और जो हमें क्या फील कराता है? फटीग, थकान, ठीक। थकान। तो ये कॉन्सेप्ट है थकान होने का कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है। लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन ले आने वाला कौन था? आरबीसी था। आरबीसी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें स्टेम सेल नहीं बन रहा है, स्टेम सेल खुद मारा जा रहा है। तो स्टेम सेल जब मारा जाए तो आरबीसी नहीं बन रहा है, तो आरबीसी नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। जो हम ग्लूकोज या जो एनर्जी लेते थे ग्लूकोज, वो पायरुवेट में चेंज तो होता था, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में न जाके इसी मसल्स में ही क्या हो जाता था? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता था। इस वजह से ढेर सारे लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से थकान महसूस होती थी। तो ये साइड इफेक्ट देख लिया आपने डायरिया और फटीग का। उसके बाद म्यूकोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ दी म्यूकस मेम्ब्रेन। वही जीआईटी ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक। एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ हेपेटाइट होगा, नाउसिया होगा, वोमिटिंग होगा। नाउसिया और वोमिटिंग का कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या है? नाउसिया एंड वोमिटिंग का कॉन्सेप्ट ये है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ब्रेन में, ठीक, हमारे ब्रेन में क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल। क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल। यहीं पे होता है क्या? वोमिटिंग सेंटर। और ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या होता है? केमोथेरेपिक ड्रग्स की वजह से ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम, और ये क्या होता है? वोमिटिंग का रिफ्लेक्स आता है, रिफ्लेक्स ऑफ वोमिटिंग, ठीक। यानी डिस्टर्ब कौन हुआ? फोर्थ वेंट्रिकल। इस वजह से ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से वोमिटिंग सेंटर इसी को बोलते हैं, इसी वजह से वोमिटिंग हो रहा है, ठीक। रिफ्लेक्स आता है तो वोमिटिंग होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट वोमिटिंग हो गया, नाउजिया हो गया, एनोरेक्सिया। भूख नहीं लगेगा क्योंकि म्यूकोसल एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उसका जो है कि वेट लॉस होगा। क्या होगा? वेट लॉस होगा, ठीक।
तो ये तमाम साइड इफेक्ट हैं। जो मेन इसमें जो बात किया जाए तो मेन क्या है, माइलो सप्रेशन। क्या, माइलो सप्रेशन, ये जरूरी है। ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है माइलो सप्रेशन। यही इसकी वजह से आरबीसी भी नहीं बन रहा तो एनीमिया हो जा रहा है, और प्लेटलेट्स नहीं, वो डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहा है तो ल्यूकोपेनिया हो जा रहा है, और प्लेटलेट्स नहीं बन रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जा रहा है स्पर्मेटोसाइट में। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट यह है, ठीक। उसके बाद आपका अब आइए केयर ऑफ पेशेंट। केयर ऑफ पेशेंट विद केमोथेरेपी। जिस पेशेंट को केमोथेरेपी चल रहा है उसको केयर क्या देना है, तो केयर में देखिए प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। उस मरीज को कोशिश ये करिए कि उसका वजन बरकरार रहे, जितना वेट है उतना वेट बरकरार रहे, और उसको हाईली प्रोटीनेशियस डाइट दीजिए। हाईली प्रोटीनेशियस डाइट या हाई डाइट दीजिए, ज्यादा ऑयली नहीं दीजिए, लेकिन इतना करिए कि उसके मसल्स और उसका वजन बढ़े। ऐसा डाइट दीजिए, बैलेंस डाइट, कि उसका क्या हो, वेट बढ़े। जब वेट बढ़ेगा, वेट अगर उसका वेट बढ़ेगा तो थेरेपी में आसानी होगी, और वो थेरेपी आसानी से हो। इसीलिए क्योंकि वेट बढ़ेगा तो बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसको थेरेपी मिल जाएगा। एडमिनिस्टर ऑफ एलोप्रिनाल, ठीक। ये क्या है, एलोप्रिनाल टू लोअर द सीरम यूरिक एसिड, ठीक। सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज बाय ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एलोप्रिनाल ये ड्रग्स है। ये क्या है, ये ड्रग्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब कैंसर, जो केमोथेरेपिक ड्रग्स होती है, केमोथेरेपिक ड्रग्स जो होती है, वो ड्रग्स जब सेल को मारती है, जब सेल को किल करती है या इनहिबिट करती है, तो ये सेल को मारती है तो सेल में क्या है, डीएनए है, ठीक। डीएनए है, और डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब ये जो है कि प्यूरिन पायरिमिडीन जब टूटता है तो टूटने के बाद इसका प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड बनता है। जैसे देखिए क्या बोलते हैं कि गुआनोसिन मोनोफास्फेट में ये क्या चेंज होते हैं, गुआनोसिन मोनोफास्फेट में, ठीक। और दूसरा ये एक और चेंज होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक। मोनोफास्फेट, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये लास्ट में जाके दोनों क्या निर्माण करती हैं, यूरिक एसिड का। यानी यूरिक एसिड का निर्माण कहाँ, डीएनए के सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, डीएनए डिस्ट्रॉय होने की वजह से यूरिक एसिड। अब ये क्या करता है, यूरिक एसिड का, अब केमोथेरेपिक ड्रग्स चल रहा है तो ढेर सारी सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनेगा, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इस यूरिक एसिड को अगर रिमूव ना किया जाए, तो जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में क्या करेगा, काज करेगा। जॉइंट्स जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें क्या काज करेगा, इन्फ्लामेशन काज करेगा, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन की वजह से गाउट हो सकता है, क्या, गठिया रोग हो सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो हम कुछ करके इसको यूरिक एसिड निकाल दें, तो यूरिक एसिड को निकालने के लिए ही एलोप्रिनाल देते हैं, एलोप्रिनाल, ठीक। क्या देते हैं, एलोप्रिनाल ड्रग्स देते हैं जो यूरिक एसिड को ब्लड से रिमूव करने में मदद करता है, ठीक। इसीलिए एलोप्रिनाल देते हैं, आलूपुरी और नाल, ठीक, एलोप्रिनाल। तो ये एलोप्रिनाल क्यों देते हैं, पता हो गया ना, क्योंकि जो सेल होती है, सेल डिस्ट्रॉय होती है तो डीएनए डिस्ट्रॉय होता है। जब डीएनए डिस्ट्रॉय होता है तो डीएनए से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है, जो लास्ट प्रोडक्ट में जो टूट के बनता है यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड की वजह से गांठों में दर्द होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है और गठिया रोग होने लगता है। तो उसी को, यूरिक एसिड को कम करने के लिए हम ये देते हैं, ठीक। उसका आगे केमोथेरेपी इंड्यूस्ड इमिसिस, यानी कि जो वोमिटिंग जो इंड्यूस्ड करेगा तो उसको हम वोमिटिंग काज्ड बाय ड्रग्स ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, बिकॉज
कैंसर ड्रग स्टिमुलेट द एमेटिक सेंटर, यानी फोर्थ वेंट्रिकल को, ब्रेन के फोर्थ वेंट्रिकल को, ठीक, फोर्थ वेंट्रिकल को, ठीक, फोर्थ ब्रेन की अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है तो अभी उसमें एक वीडियो बनाएंगे, उस पर भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको बता देंगे कि फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल क्या होता है, उसमें सब बता देंगे, ठीक। ये फोर्थ वेंट्रिकल जहां पे वोमिटिंग सेंटर है उसको क्या करता है, कैंसर वाली ड्रग्स उसको स्टिमुलेट करता है, इसलिए वोमिटिंग होता है, ठीक। एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक, अब उसको वोमिटिंग होगा तो उसको एंटी वोमिटिक ड्रग्स देंगे, जैसे क्या, ओंडेनस्टेरॉन, ओंडेनस्टेरॉन, ठीक। ये किसी भी ब्रांड या किसी भी नाम से ये मिल सकता है मार्केट में, लेकिन अगर फार्मूला की बात की जाए तो ओंडेनस्टेरॉन। बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी, ठीक, एंटी एमेटिक ड्रग्स देना है कब, थेरेपी यानी ड्रग्स उसको चढ़ाने से पहले और चढ़ाने के बाद, ठीक। मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, ठीक, ये ड्रग्स हैं, ये क्या है, ड्रग्स हैं, मेटोक्लोप्रामाइड या डोमपेरिडोन, ठीक, ये, या फिर ग्रेनिस्टेरॉन, ये सब ड्रग्स हैं। प्रोक्लोरपेराजाइन ये हो गया, ठीक, तो इसमें ड्रग्स देते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है, देखिए आगे कह रहा है कि यूज सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करेंगे एंड सलाइन फॉर द माउथ सोर, अगर उसके मुंह में घाव वगैरह हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सलाइन से, नॉर्मल सलाइन से उसके माउथ सोर को ठीक किया जाए, वॉश किया जाए, ठीक। यूज कंट्रासेप्शन ड्यूरिंग मेडिकेशन, ठीक, यूज कंट्रासेप्शन ड्यूरिंग मेडिकेशन बिकॉज इट में प्रोड्यूस टेराटोजेनिक इफेक्ट, यानी जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक, प्रेग्नेंट वुमेन है तो अगर उसको केमोथेरेपिक ड्रग्स दिया जा रहा है तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकता है, यानी कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये ड्रग्स जो होती हैं प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। देखिए ये आपका ठीक, ये आपका ये क्या है, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के बाद ये क्या होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या है, ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। अब इसमें इस बेबी में क्या होगा कि जो प्लासेंटा को क्रॉस जो ड्रग्स होती है, जो केमोथेरेपिक ड्रग्स होती है, वो टेराटोजेनिक क्या होती है, टेराटोजेनिक ड्रग्स होती हैं, ठीक। टेराटोजेनिक मतलब ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, क्रॉस करके फीटस में आ जाती हैं, और फीटस में क्या काज कर देती हैं, एबनॉर्मेलिटी काज कर देते हैं, ठीक, एबनॉर्मेलिटी क्रॉस, यानी कि ये जो बच्चा पैदा होगा तो इसमें क्या होगा, ढेर सारी कमियां होंगी, कहीं हाथ पांव नहीं है, कहीं ब्रेन सही से नहीं होगा, कहीं ये नहीं हो, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि टेराटोजेनिक इफेक्ट डेवलप कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी जो कि फीटस में आ जाता है। टेक ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन, यानी कि आपको पता है कि हमने बताया जो केमोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं वो काज करती हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक, यानी प्लेटलेट्स को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं या किल करती हैं, नहीं बनता है, जो स्टेम सेल नहीं बनता है तो प्लेटलेट्स नहीं बनेगा, जब स्टेम सेल नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स नहीं बनेगा। अब जब प्लेटलेट्स की वैल्यू अगर घट जाएगी तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे तो हमेशा कोशिश इसको मरीज को क्या करेंगे, इस पेशेंट को क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई माइनर इंजरी ना होने पाए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर होने लगा तो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की मात्रा ब्लड में घट गया है, ठीक।
कोशिश कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो उसको सावधानी बरतेंगे कि इसको ब्लीडिंग कम हो। ठीक, एनी प्रोसीजर प्रिकॉशन के साथ जो भी है, तो यानी वजह क्या है कि प्लेटलेट्स ही नहीं बन रहा है, प्लेटलेट्स नहीं बन रहा है, तो प्लेटलेट जब ब्लड में घट जाएगा तो ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्राव बढ़ जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे जरा सा भी माइनर इंजरी में। ठीक, तो इसको हमने कहा कि सावधानी बरती जाए किसमें, टेक ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन का मतलब यह है कि उसको कहीं से चोट न लगने पाए, कहीं से किसी का कट न लगने पाए, इंजरी न होने पाए, इस वजह से क्या, क्योंकि उसको क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इन ब्लड, ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है इस वजह से, क्योंकि प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में कार्य करता है, थक्का बनाने में यानी ब्लड को ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। कौन, प्लेटलेट्स। अब जब प्लेटलेट्स नहीं है तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो रुकेगा नहीं, इस वजह से कोशिश ये करें कि उसको इंजरी ना होने पाए। प्रेजेंट स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग में स्टार्ट इफ पेशेंट काउंट इज बिलो 20,000, यानी कि अगर प्लेटलेट्स का काउंट अगर 20,000 से नीचे है तो स्वतः अपने आप ब्लीडिंग होने लगेगा, बिना चोट लगे अपने आप ब्लीडिंग होने लगेगा। अगर पेशेंट में, किसमें, पेशेंट में अगर उसका ब्लड चेक किया गया, ब्लड का जांच हुआ तो उसमें 20,000 से कम, जबकि नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख होने चाहिए प्लेटलेट्स, नॉर्मल वैल्यू इतना होना चाहिए। अब 1.5 लाख से भी कम 20,000 पहुंच गया तो इसमें स्वतः स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग काज करेगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग काज कर देगा। ठीक, यानी जैसे ही इसको कुछ बिना चोट लगे ही इतना ज्यादा ब्लड बहने लगेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इस वजह से सावधानी बरतेंगे। ठीक, तो ये उसके बाद मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। आपको हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी भी नहीं बन रहा है, डब्ल्यूबीसी भी नहीं बन रहा, और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से, मरीज को इन्फेक्शन से बचाएगा और क्या, उसकी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है। अब बताइए जब डब्ल्यूबीसी ही नहीं बन रहा है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हम ये कोशिश करें कि इसमें जब रिस्क है, अगर खतरा है इस मरीज को इन्फेक्शन होने का, तो इसको क्या करें, हम प्रिकॉशन करें कि इन्फेक्शन से बचे। अब जब इन्फेक्शन हो ही जाएगा तो इन्फेक्शन का सिम्टम पहला क्या है, फीवर, बुखार आना। बुखार आने का मतलब ही है कि शरीर में इन्फेक्शन कहीं ना कहीं संक्रमण हो गया है, तो इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे। क्या, अब फीवर को मॉनिटर करने के लिए यानी कि हर घंटे में आप मरीज का, या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मरीज का टेम्परेचर यानी वाइटल साइन लेते रहिए, टेम्परेचर मेजर करते रहिए और नर्सिंग नोट में उसको नोट करते रहिए। एंड श्योर दैट, यानी कि कुछ ऐसे घाव होंगे जो भर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो ब्लड होती थी वुंड हीलिंग के लिए, जो घाव भरने के लिए, वही नहीं बन रही है। ठीक, न्यूट्रोपिनिया, कौन, न्यूट्रोफिल। ठीक, न्यूट्रोपिनिया प्रिकॉशन प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, उसको हाई कैलोरी डाइट देना है विथ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, यानी कोशिश कीजिए जब डाइट आप देंगे उसको, उस मरीज को डाइट जब देंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तभी उसका बॉडी वेट बढ़ पाएगा, वजन उसका बढ़ेगा, तभी उसको केमोथेरेपी हो पाएगा। कैंसर के मरीज को अगर आप केमोथेरेपी चढ़वा रहे हैं तो केमोथेरेपी के दौरान प्रोटीन का सप्लीमेंट देना जरूरी होता है, यानी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, इस वजह से उसकी बॉडी बिल्डिंग अच्छी होगी तो उसको थेरेपी दिया जाएगा। इन नाउसिया एंड वोमिटिंग, तो ये केयर में आएगा। देखिए उसके बाद अगला देखिए, अवॉइड स्पाइसी, यानी कि स्पाइसी जो फूड होंगे उसको अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। हाई फाइबर डाइट देना है, यानी कि जिसमें रेशे वगैरह, यानी कि जैसे रफेज यानी कि रफेज फूड, यानी कि जो इंटेस्टाइन को क्या करे, फाइब्रस फूड, यानी कि जैसे पालक, चौड़ाई, ये सब जो हो गया ये उसको दीजिए। एंड हॉट फूड इन डायरिया, बिकॉज और हाँ, इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है। देखिए अवॉइड करना है किसको, स्पाइसी फूड को,
हाई फाइबर डाइट, अच्छा हाई फाइबर डाइट को इसको मरीज को क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये रफेज होता है, और ये रफेज जाएगा तो आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के इनर वाल को, इंटेस्टाइन के इनर वाल को क्या करता है, इंजरी कर सकता है, इससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस वजह से हाई फाइबर या गरम या उसको गरम खाना नहीं देना है, ठंडा खाना करके देना है, फूड देना है। इन डायरिया बिकॉज इट इंक्रीजेज पेरिस्टालसिस, मॉनिटर आईवी साइड फॉर फ्लेबाइटिस। अगर कहीं उसको कैनुला वगैरह लगा हुआ है, दवा चढ़ने के लिए कैनुला लगा हुआ है, तो उसको क्या करना है, हमेशा देखते रहना है कि कहीं फ्लेबाइटिस तो नहीं है। फ्लेबाइटिस का मतलब वेन में इन्फ्लामेशन होने लगेगा जहां पे कैनुला लगा है, यानी कि अगर हाथ में कहीं लगा हुआ है कैनुला, इसको जो ड्रग्स देते हैं उसके, तो यहाँ इस रीजन में देखिए उसको कि इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा, बिकॉज दीज एजेंट आर इन इरिटेटिव फॉर वेन्स, यानी कि जो केमोथेरेपी ड्रग्स होती है वेन को भी इरिटेट करती हैं। उसके बाद अगला है डिस्कार्ड आईवी इक्विपमेंट, जितने भी आईवी सेट यूज किया है ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, जो भी आईवी सेट दिया, यानी कि जो भी आईवी सेट के थ्रू दे रहे थे आप, उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। इक्विपमेंट लाइक किसमें का, ट्यूबिंग, जैसे ट्यूबिंग हो गया, बॉटल हो गया, एनएस की बॉटल हो गया जो चढ़ता है, ठीक, ये सभी इन डिजाइनेटेड या बायो हजार्ड कंटेनर। आप देखेंगे हॉस्पिटल में डब्बे रखे रहते हैं, ठीक, नीला कंटेनर, पीला कंटेनर और उसके बाद ब्लू कंटेनर, ये सभी कंटेनर रखे रहते हैं। तो इसको ट्यूबिंग क्या है, रेड, ठीक, रेड होता है, ब्लू होता है, ठीक, और रेड ब्लू, और उसके बाद ये रेड ब्लू और येलो, ठीक, येलो कलर। अब इसमें येलो कलर में जितने भी ब्लड से, चाहे कॉटन हो, चाहे मांसपेशी हो, चाहे कुछ भी, चाहे हाथ कटे हो, चाहे कोई भी, सब इसमें डाला जाएगा। और ब्लू में क्या, जो भी डिस्कार्डेड मेडिसिन है, जो डेट एक्सपायर मेडिसिन है वो डाला जाएगा। और रेड में क्या आईवी, ये ट्यूब और बॉटल, जितने भी प्लास्टिक हैं, जितने भी लचीले प्रोडक्ट हैं वो इसमें डाला जाएगा। बाकी बायो हजार्डस या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में एक क्लास ले लेंगे, तो इसमें बता देंगे कि कौन सा कचरा किसमें डाला जाता है, ठीक, सेग्रीगेट कैसे किया जाता है या इसको डिस्कार्ड कैसे किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, अवॉइड एस्प्रिन को अवॉइड करना है, कंटेनिंग प्रोडक्ट बिकॉज इट में काज गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक। एस्प्रिन कंटेनिंग जो भी ड्रग्स होती हैं उसमें से क्या करना है, इसको नहीं देना है मरीज को, क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक यानी स्टमक में घाव कर देगा। और उसके बाद अवॉइड एल्कोहल, बंदे को बोलो कि ढरकी उड़की ना लगाया करे या अल्कोहल ना ले, क्योंकि टॉक्सिसिटी कर सकता है, कहाँ, स्टमक के जीआईटी ट्रैक्ट में या फिर इंटेस्टाइन के जीआईटी ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, इरिटेशन काज कर सकता है या अल्सर काज कर सकता है, ठीक। तो ये केमोथेरेपी के पेशेंट का केयर था, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक। फिलहाल अभी टाइम ज्यादा हो गया, टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक। तो अभी फिलहाल इतना, तब से प्रिपेयर कीजिए आप, ठीक, प्रिपेयर कीजिए। तो इसमें, ठीक, आपको अभी ड्रग्स के बारे में एक ट्रिक बताएंगे, जो ड्रग्स अच्छे से याद हो जाएगा। जितने भी केमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं, कब दी जाती है, क्यों दी जाती है, किस ड्रग्स का क्या काम है, कब क्या रोकेगा, कब क्या बढ़ाएगा, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।